शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के अष्टम अध्याय द्वितीय आहनिक के 3 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात में से पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बोले। जी। ओम गुरुजी। गुरुजी अष्टमोध्याय प्रथम आहनिक से कुछ प्रश्न है गुरुजी, 5वें जी सूत्र में। हाँ जी। गुरुजी सूत्र तो स्पष्ट है ऐसा कि जो सामान्य है और जो विशेष है, सामान्य सामान्य में नहीं रहेगा और विशेष जो है वो विशेष में भी नहीं रहेगा, द्रव्य गुण और कर्म में ही रहेंगे। इसमें जो ये वाली पंक्ति है गुरुजी भाषार्थ में, चौथी पंक्ति, परंतु सामान्य नितांत सामान्य पर सामान्य सत्तायाम सामान्यम न अस्ति, ये गुरुजी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये वाली ये पंक्ति। खोला है इन्होंने, सामान्य अर्थात नितांत सामान्य अर्थात पर सामान्य अर्थात सत्तायाम। कुल मिला के बाकी सबको छोड़ दीजिए सत्ता में। सत्ता में सामान्य नहीं है, सत्ता स्वयं सामान्य है। सत्ता जो स्वयं सामान्य है उसमें और क्या सामान्य हो सकता है? आगे बात जी करेंगे। जी जी गुरुजी, ये हाँ कह रहे हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी, ये स्पष्ट हो गई ये वाली बात। और जैसे कि आगे के सूत्रों में भी यह बताया कि द्रव्य गुण कर्म इनमें सामान्य और विशेष का ज्ञान होगा, और जो कार्य द्रव्य होंगे उनमें भी द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा से सामान्य और विशेष का ज्ञान होगा। और जो गुण और कर्म है उसमें तो खुद ही गुण और कर्म होते नहीं, तो सामान्य विशेष भी नहीं होंगे, क्षम्यताम, तो उसमें भी सामान्य और विशेष का ज्ञान द्रव्य से ही होगा, द्रव्य की अपेक्षा से ही होगा, ऐसा बताया। बिल्कुल। यानी ये जो विशेष और सामान्य का हम ज्ञान करें यह भी द्रव्य पर ही आश्रित है, ऐसा गुरु जी, या फिर ये ठीक नहीं है बात? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल द्रव्य पे ही आश्रित है मुख्य रूप जी से। गुरु जी। जी जी गुरु जी। बाकी और कर्म और गुण में भी जो सामान्य विशेष का ज्ञान होगा, सामान्य विशेष का, तो वो जो है द्रव्य के आश्रित ही होगा। मुख्य तो द्रव्य ही है। जी जी गुरु जी, स्पष्ट है गुरु जी ये वाली बात। और फिर ये 9वें सूत्र में जो फिर ये बात कह दी कि जो द्रव्य है उसमें जो ज्ञान होगा वह तो गुण के आधार पर होगा, जो उदाहरण भी दिया है यहाँ पर, जैसे किसी श्वेत द्रव्य को हम उसके द्रव्य, हाँ श्वेत जो रूप से देखकर जान हाँ, रहे हैं। सन्निकर्ष, हाँ हम्म, सन्निकर्ष जो है वो द्रव्य का नहीं होता, द्रव्य के गुण का सन्निकर्ष होता है। मतलब द्रव्य का सन्निकर्ष माना जाता है अगर गुण ज्ञात हो रहा है, ठीक है, जी गुरु इस जी। कारण से। जी 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 गुरु जी, मुख्य रूप से द्रव्य और ही होगा, लेकिन यहाँ पर हाँ, गुण। इस पे हमने बात की भी थी काफी विस्तार से जी गुरु जी। कि जो द्रव्य है उसके गुण का ग्रहण हो रहा है, तो गुण का ग्रहण संकेत के माध्यम से हो रहा है। और जहां तक अगर द्रव्य का गुण इंद्रिय प्रणाली में के द्वारा इंद्रिय प्रणाली के द्वारा पहुंच रहा है द्रव्य का गुण, तो जहां तक द्रव्य का गुण पहुंच रहा है वहां तक द्रव्य भी पहुंच रहा है, ऐसा समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि गुण बिना द्रव्य के नहीं रहता। जैसे रूप है, मान लीजिए, तो द्रव्य का रूप है वह आंख तक पहुंच रहा है जी ना। इतना तो यहाँ तक तो कोई संकेत नहीं पहुंच रहे, यहाँ तो सीधा जी द्रव्य गुरु का जी। गुण ही पहुंच रहा है। तो जी वह जो गुण है, वह जो गुण रूप गुण है वह प्रकाश में आश्रित होकर पहुंच रहा है। मुख्य रूप से जी प्रकाश
का ही रूप गुण होता है, लेकिन जी किसी स्थूल वस्तु का, पार्थिव द्रव्य का भी जो रूप है वह रूप आंख तक पहुंच रहा है। इसका मतलब वो द्रव्य आंख तक पहुंच रहा है, क्योंकि उसी का ही वह रूप गुण जी है ना। तो वो जी गुरु कैसे जी। पहुंच रहा है, तो उसके विषय में ये कि प्रकाश उसमें माध्यम बन रहा है, प्रकाश उसमें माध्यम बन रहा है। चाहे तो उसको ऐसे मान लीजिए कि हम्म, प्रकाश उसके संकेत को ला रहा है, जी या गुरु जी। ऐसा मान लीजिए कि वो द्रव्य ही प्रकाश के माध्यम से आ रहा है। तो द्रव्य तो अपने स्थान पर है, लेकिन यहाँ प्रकाश में संकेत मान सकते हैं कि उस द्रव्य के रूप का जो संकेत है वो प्रकाश के माध्यम से आंख तक पहुंच रहा है। या आंख, अगर इंद्रिय प्रणाली में हम ऐसा मानते हैं कि आंख से प्रकाश निकलकर टकरा के वापस संकेत लेके आ रहा है, तो भी जी प्रकाश में उसी की द्रव्य की प्रतिकृति, रूप की प्रतिकृति है। तो मतलब दो में से एक काम हो सकता है, या तो गुण जाएगा, अगर गुण आ रहा है तो द्रव्य भी आ रहा है, बिना द्रव्य के गुण नहीं रहता। जी गुरु जी। या दूसरी स्थिति ये है कि उस द्रव्य के रूप गुण की प्रतिकृति आ रही है। जी प्रतिकृति यानी कि उसका प्रतिबिंब आ रहा है। वो संकेत है, वो वस्तु नहीं है, वस्तु के रूप का संकेत है, वो आ रहा है। जी गुरु जी। तो वो आ रहा है का मतलब इंद्रिय का वस्तु से सन्निकर्ष हो रहा है। ये सब इंद्रिय प्रणाली के भाग हैं, वस्तु से सन्निकर्ष माना जा रहा है। जी और वस्तु वहां है, दूर दीवार है या चित्र है, वो दूर है, और आंख यहाँ है। तो आंख से प्रकाश जा रहा है या बाहरी प्रकाश आंख तक जा रहा है, ये सब क्या है, इंद्रिय की प्रणाली का ही एक भाग है। कुल मिला के सन्निकर्ष हो रहा है, वस्तु से द्रव्य से सन्निकर्ष हो रहा है, तब द्रव्य का ज्ञान हो रहा है। जी तो वो जो सन्निकर्ष है, इंद्रिय का वस्तु से सन्निकर्ष है। तो अब इंद्रिय जो है वह, इंद्रिय की प्रणाली जो है वो वस्तु तक जा रही है। उसके कितने भी भाग हो सकते हैं, उसके कितने जी भी गुरु जी। वो माध्यम हो सकते हैं। बाहर अलग माध्यम होगा, आंख से और मस्तिष्क तक कुछ और माध्यम हो सकता है, फिर जी मस्तिष्क से मन तक कुछ और माध्यम हो सकता है। वो सारी प्रणाली के अंतर्गत है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि द्रव्य से, अर्थात इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, सन्निकर्ष हो रहा है। जी तो इसलिए गुण जा रहा है या गुण की प्रतिकृति जा रही है, वो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। गुण तो ऐसे जाएगा नहीं, गुण द्रव्य के बिना नहीं जाएगा। जी गुरु जी। तो द्रव्य तो वही है, द्रव्य तो जा नहीं रहा है, तो द्रव्य का प्रतिबिंब प्रकाश में जा रहा है। प्रकाश में वो सामर्थ्य है कि वो प्रतिबिंबों को ले जा सकता है। जी तो ऐसा ही समझना होगा उसको। जी गुरु जी। स्पष्ट है ये गंध बात। के विषय में हम ये मान सकते हैं कि गंध तो वस्तु ही जा रही है, हम्म गंध का परमाणु ही जा रहा है। मतलब वस्तु में से गंध जो निकल रही है वो परमाणु के रूप में ही नासिका तक पहुंच रही है। जी गुरु जी।
स्पष्ट है ये वाली बात। तो अलग अलग इंद्रियों के विषय में अलग अलग प्रकार समझना होगा कि इंद्रिय की प्रणाली किस प्रकार से कहाँ कार्य कर रही है। श्रोत्र के लिए अलग प्रकार देखना होगा, समझना पड़ेगा उसे। जी गुरु जी। जी। और ये जो सामान्य और विशेष हम देखेंगे या गुण के आधार को मानकर जो भी वो देखेंगे द्रव्य के आधार पर देखेंगे, जी गुरु जी। तो जैसे मुख्य रूप मान से लीजिए द्रव्य के आधार पे देखेंगे। जी जी गुरु जी, तो जैसे दो द्रव्यों में हम देख रहे हैं तो वे एक समान के ही द्रव्य होंगे, उनमें ही सामान्य या विशेष का ज्ञान करेंगे। हाँ, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, तभी तो विशेष का ज्ञान होगा। भिन्न जी होंगे गुरु तभी तो। जी। समान होंगे, जितनी समानता होगी उसमें वो सामान्य हो जाएगा, एक जैसापन। जी। तो कुछ सामान्य भी होता है, जैसे मान लीजिए घोड़ा और गधा है, हम्म। तो पशुत्व तो सामान्य है उनमें। जी गुरु जी। ठीक है, ऐसे ही जो है वे जरायुज हैं, ये सामान्य है, जी। अंडज नहीं है ना। जी गुरु जी। ऐसी कई चीजें सामान्य मिल सकती हैं जिनको कुछ नाम दिया जा सकता है। जैसे एक नाम हमने दिया पशु है, इसमें ये पशु है, ये भी पशु है, ये भी पशु है, जी। ये भी जरायुज है, ये भी जरायुज। तो ऐसे बहुत सारी समानताएं हो सकती हैं जिनका हम कोई नाम दे सकते हैं, वो सामान्य है। जी। और विशेष तो है ही है। जी गुरु जी। वो अलग जाति है, घोड़ा अलग जाति है, गधा अलग जाति है। घोड़े के अनेक रंग होते हैं, गधे का एक ही रंग होता है। घोड़ा आकार में बड़ा होता है, गधा छोटा होता है। उसके घोड़े के गर्दन पर विशेष प्रकार बाल होते हैं, पूंछ पे और गर्दन पे। गधे में उतने नहीं होते, वैसे नहीं होते, कम होते हैं, बहुत कम, है ना। तो ये अंतर विशेषता है उसकी, वो जाति अलग बनाता है उसको, जी। भिन्न जाति बनाता है, तो विभेद करता है, वो विशेष पता चलता है। तो द्रव्य में देख रहे हैं ये सारे गुण आप। जी गुरु जी। स्पष्ट है ठीक गुरु है जी। जी। जी गुरु जी, बढ़िया से स्पष्ट है गुरु। धन्यवाद गुरु जी। जी धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। चौथा, द्वितीय आणिक का चौथा सूत्र है, उसकी भूमिका। द्रव्य विषय कार्य द्रव्य विषय किमपि विशिष्टम उच्यते। द्रव्य के विषय में और कार्य द्रव्य के विषय में कुछ विशेष कहा जाता है। ये हो चुका है क्या? हम्म, गुरु जी मार्क तो करा द्रव्येशु है। हो चुका है? जी गुरु जी मार्क तो किया है, लेकिन इस ये बार चौथा हो गया है। जी नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। थोड़ा ठीक है, बहुत तो हुआ है, मैंने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तीसरा पूरा हुआ है, चौथा शुरू हुआ। चलिए। द्रव्येशु पंचात्मकत्वम प्रतिषिद्धम। तो जो द्रव्य हैं, शरीर आदि, इंद्रिय और द्रव्य, इसमें पांच या अनेक तत्व उपादान के रूप में नहीं है। ये पहले भी बात आ चुकी है, यहाँ पर फिर कही जा रही है। उद्देश्य वही है कहने का, प्रमुखता है, जिसकी प्रमुखता है उसको दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो अभिप्राय इसका जो भाष्य में देखते हैं, कार्य द्रव्येषु शरीरादिषु पंचात्मकत्वम पंचभूतोपादानत्वम प्रतिषिद्धम। जो कार्य द्रव्य शरीर आदि हैं, उनमें पांच से मिलकर बना होना या अनेक द्रव्यों से मिलकर बना होना, पांच भूत से मिलकर बना होना, समान मात्रा में, है ना, समान मात्रा में पांच भूतों से मिलकर बना होना,
ये प्रतिषिद्धम, ये निषिद्ध है, ऐसा नहीं होता। समान मात्रा को हम स्वयं जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सभी भूतों का सहयोग तो है, लेकिन समान मात्रा नहीं है। किसी का आधिक्य और प्रधानता है, कोई गौण रूप से है। तो प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम न विद्यते। 4 चौथे अध्याय के दूसरे आने के दूसरे सूत्र में ऐसा कह दिया गया, वहां सारी बात आ चुकी थी। और एकैकोपादानकम शरीरादि द्रव्यम, तो एक एक उपादान द्रव्य प्रधानता से एक एक उपादान द्रव्य की प्रधानता वाला शरीर आदि द्रव्य है। तो ये शरीर क्या है? पार्थिव है, पृथ्वी तत्व इसमें प्रधान है, ये कहने का अभिप्राय है। ऐसे ही इंद्रियों में भी होता है। जो चक्षुर इंद्रिय है वहां पर अग्नि प्रधान है, ठीक है। उसमें अन्यों का निषेध इसलिए किया जा रहा है कि फिर सबको बराबर न समझ लिया जाए। प्रधानता का मतलब बहुत मुख्यता से उसका प्रयोग हो रहा है, अन्य बहुत गौण है, ये अभिप्राय है। अब यहाँ पर देखते हैं 5वें सूत्र की भूमिका। ननु तत्र शरीरे वर्तमानम भिन्न भिन्न विषय ग्राहकम नासिका आदि इंद्रियम किम शरीर उपादानकम अन्य उपादानकम वा। तो प्रश्न करते हैं भाई इस विषय में, शरीर में जो वर्तमान अलग अलग विषयों का ग्रहण करने वाले नासिका आदि इंद्रिय हैं, क्या वे शरीर उपादान वाली हैं या अन्य उपादान वाली हैं? उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं प्रश्न करके। तो 5वां जो सूत्र है, भूयस्त्वात् गंधत्वाच्च पृथ्वी गंध ज्ञाने प्रकृति ही। तो कहते हैं कि गंध का ग्रहण कराने वाले साधन जो नासिका इंद्रिय है उसमें पृथ्वी उपादान कारण है, उसमें पृथ्वी तत्व प्रधान होने से तथा गंध को ग्रहण कराने वाली होने से। तो अब यहाँ पर किसको इंद्रिय कहा जा रहा है वो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि वैशेषिक दर्शन में इंद्रिय किसे कहा गया है। तो जो यह दिखने वाली नासिका है और इसके अंदर जो तंत्र मस्तिष्क तक गया है, इसी को यहाँ पर नासिका इंद्रिय कहा गया है। और इसमें जो है पृथ्वी उपादान कारण है ही है, और यह इसी कारण से ये गंध को ग्रहण कराने वाली है। तो इसका हम भाष्य देखते हैं। गंधस्य ज्ञानम ज्ञान कारणम घ्राणम, गंध के ज्ञान में ज्ञान का जो साधन है वो क्या है? घ्राण है। ज्ञायते अनेनिति करणे ल्युट्, इससे जाना जाता है, इससे कर्ण इस अर्थ में ल्युट् प्रत्यय यु युवोर नाकौ से अन होना। तो ऐसा करके यहाँ पर कर्णम, गंध ज्ञाने घ्राणेन्द्रिये प्रकृति ही उपादानम पृथ्वी खलु अस्ति। गंध का ज्ञान करने में जो घ्राण इंद्रिय है उसमें प्रकृति अर्थात उपादान कारण वो पृथ्वी है निश्चय से।
यतः क्योंकि भूयस्त्वात् गंधवत्वात् च तत्र पृथिव्या बाहुल्यात् उस घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी की बहुलता होने से, यथा शरीरम अस्थिमयम पृथ्वी भूयः, जैसे शरीर हड्डी सबसे अधिक प्रधान होती है और उसमें पृथ्वी तत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी प्रकृतिकम, तो वो प्रकृति कारण पृथ्वी कारण वाला है। तथा घ्राणम अपि अस्थिमयम, ऐसे ही जो नासिका है, घ्राण इंद्रिय है, वो भी अस्थि वाली है, हड्डी है नाक में। पृथ्वी भूयः, उसमें भी पृथ्वी तत्व अधिक है। पृथ्वी प्रकृतिकम, ऐसे पृथ्वी कारण वाली है। तथा गंधवदपि घ्राणम, और गंध वाली होने से भी ये घ्राण है, क्योंकि गंधोस्य अस्ति इति विषयः, तो गंध इसका विषय है, इसलिए तस्मात् गंधवत्वात्, इसलिए गंध वाली होने से, गंध ग्राहकत्वात्, गंध का ग्रहण कराने वाली होने से, कार्यम अनुगृह्णाति कारणम, कार्यम अनुगृह्णाति कार्यम कारणम, तो कारण कौन है? जो कार्य पर अनुग्रह करता है, मतलब कार्य बनाने में जो लग जाता है, स्वयं को लगा देता है, वो कारण है। तथा नासिकाग्रे धारयतो अस्य दिव्य गंध संवित, ऐसा यहाँ पर थोड़ा अंदाज देने के लिए योग दर्शन का भी जो व्यास भाष्य, उसकी भी बात यहाँ कह दी है स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने, कि नासिका के अग्रभाग पर धारणा करने से इस योगी को दिव्य गंध की अनुभूति होती है। घ्राणे गंध संविद अस्ति, तो घ्राण जो इंद्रिय है वहां पर गंध का ज्ञान होता है। तस्मादपि पृथ्वी प्रकृति रूपादानम, तो गंध है किसका? तो पृथ्वी का गुण है, इसीलिए मुख्य रूप से पृथ्वी का गुण है ना, तो इसलिए भी पृथ्वी जो है प्रकृति ही, अर्थात उपादानम, अर्थात उपादान कारण घ्राण से, घ्राणेन्द्रिय का है। तो यहाँ पर जो है हम समझ लेंगे कि भाई यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन में किसे इंद्रिय कहा जा रहा है। यद्यपि इंद्रिय प्रणाली में जो मुख्य इंद्रिय जो हम सूक्ष्म देखते हैं, सूक्ष्म तत्वों को विवेचन में देखते हैं, तो फिर वहां पर हमें जो अहंकारिक इंद्रियां हैं उनकी बात पता चलती है। परंतु यहाँ पर विषय परमाणु से नीचे जाता ही नहीं है, परमाणु तक ही सूक्ष्मता है यहाँ पर ली गई, इस कारण से उससे पीछे की बात की ही नहीं जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इंद्रिय प्रणाली में जो स्थूल भाग है, इसी को इंद्रिय के रूप में माना गया है। तो आइए छठे सूत्र को देखते हैं। तथा आपस तेजो वायुश्च रस रूप स्पर्श, नहीं, रूप रस स्पर्श अविशेषात, तो छठे सूत्र का अभिप्राय है वैसे ही जल अग्नि वायु उपादान है रसना नेत्र और त्वक इंद्रिय का। तो यथासंख्य करके एक एक करके, जल जो है रसना का, अग्नि नेत्र का, और वायु त्वक इंद्रिय का उपादान है। उसी पहले कहे गए हेतु से, पहले क्या कहा था? भूयस्त्वात्, है ना, गंधवत्वात्, तो रसना इंद्रिय के लिए
रसवत्वात् ऐसा बोल दिया जाएगा। ऐसे ही चक्षुरेंद्रिय के लिए रूपवत्वात् ऐसा बोल दिया जाएगा, भूयस्त्वात् के साथ, ऐसा समझ लेंगे। तो अब इसका भाष्य हम देखते हैं। तथा आपः तेजः वायुः प्रत्येकम, वैसे ही जल, अग्नि और वायु ये प्रत्येक इनमें से हर एक रस ज्ञान करणे रसनायाम आपः प्रकृति ही, रस ज्ञान कर, रस का ज्ञान करने में रसना इंद्रिय में जो जल है वह प्रकृति है। रूप ज्ञान करणे नेत्रे तेजः प्रकृति ही, ऐसे रूप का ज्ञान करने में जो नेत्र है उनमें तेज अर्थात अग्नि वो प्रधान कारण है। ऐसे ही स्पर्श ज्ञान करने त्वची वायु प्रकृति ही, स्पर्श का ज्ञान करने में त्वचा में जो वायु वह प्रकृति है, कारण है। रूप ज्ञान करणे नेत्रम तेजः प्रकृति, ये तो हो गया था। तत्र तत्र तत् भूयस्त्वात्, तो वहां उसके बहुत अधिक मात्रा में लगे हुए होने के कारण से, तथा रसवत्वात् रूपवत्वात् स्पर्शवत्वात्, और रसना इंद्रिय के रस वाला होने से, चक्षुरेंद्रिय के रूप वाला होने से, और त्वक इंद्रिय के स्पर्श वाला होने से, ये यहाँ पर पूर्ववत जैसे है ना पिछले सूत्र में, उसी के अनुसार यहाँ लगा दिया स्वामी जी ने। फिर रसनायाम अपहम भूयस्तम, तो जो रसना इंद्रिय उसमें जल की अधिकता है ही, सर्वदा जलमया रसना अस्थिर रहिता, जलमय रहती है ये रसना इंद्रिय, तुरंत पानी छोड़ देती है एकदम से, मुंह में पानी आ गया, कोई अच्छी चीज खाने का विचार आया या सुना या देखा तो ये क्या है, जलमय है, अस्थिर रहता है, इसमें कोई हड्डी भी नहीं है। पार्थिव होने के लिए हड्डी जरूरी है, तो नाक में हड्डी है इसलिए कहा है स्वामी जी ने। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, नेत्रे तेजो भूयस्तम, आंख में जो है वो अग्नि की अधिकता है, क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाएगी तो दृष्टि भी मंद हो जाती है, जठराग्नि तीव्र होती है तो आंखें भी बहुत अच्छा काम करती हैं। फिर आगे, ज्योति भूयस्तम स्पष्टम लक्ष्यते, आंख में जो है ज्योति की अधिकता स्पष्ट ही लक्षित होती है, पता चलती है। त्वची वायु भूयस्तम, वायु तंतु जालवत, और त्वचा में जो वायु की अधिकता दिखती है, क्यों, वायु के तंतु जाल के समान वायु फैली हुई है पूरी त्वचा में। फिर आगे कहते हैं, रस विषय ग्राहकत्वात् रसना, रस विषय का ग्रहण कराने वाली होने से रसना रसवती, रसना रस वाली है। रस संविदस्याम तथा च रसवती, रस संवित अस्याम, इस रसना इंद्रिय में क्या है, रस का ज्ञान होता है, और इसलिए वह रसवती रस वाली है। रूप विषय ग्राहकत्वात् रूपवत नेत्रम, रूप विषय का ग्रहण कराने से रूप वाला क्या है, वो है नेत्र, रूप वाला है। रूप संवित अस्मिन, और इसमें नेत्र में जो है रूप का ज्ञान होता है, तथा च रूपवत, और इस कारण से यह रूप वाला है।
स्पर्श विषयो अस्याः स्पर्शवती त्वक्, और इसका जो है स्पर्श विषय है, इसलिए वो स्पर्शेंद्रिय है और वह स्पर्श वाली है, त्वक इंद्रिय। स्पर्श संविदस्याम, और इसमें क्या होता है, स्पर्श का अनुभव होता है, तथा च स्पर्शवती, और इस कारण से वह स्पर्श वाली है। तो ये सबका अलग अलग कह के बता दिया स्वामी जी ने। अब आगे कहते हैं, एवं एक प्रकृति के शरीरे, इस प्रकार से एक प्रकृति वाले शरीर में, अर्थात पार्थिव शरीर में, भी अपि शरीरे घ्राणादीनि इंद्रियाणि, शरीर में अलग अलग घ्राण आदि जो इंद्रियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति, अलग अलग प्रकृतियों वाली है, स्वग्राह्य विषय अनुसारिणी, और वो उनकी जो भिन्न भिन्न प्रकृति है वो अपने ग्रहण करने योग्य विषय के अनुसार है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर हमारा अष्टम अध्याय द्वितीय आनिक पूरा हो गया। और हमारे समय की स्थिति क्या है, अरे समय अधिक हो गया, तो अभी इतना ही रखते हैं। आइए अगली कक्षा में नवम अध्याय में चलेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। ओम